हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे। और आपको जो समय समय पर वीडियो जो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं आपके बच्चों के लिए, आप सभी के नॉलेज के लिए, आप सभी के जानकारी के लिए। देखिए, हमने जो ज्योग्राफी की जो बुक है वो हम अपलोड कर चुके हैं। 6th क्लास की जो बुक है वो हम अपलोड कर चुके हैं। 8th की अपलोड हो चुकी है। अब हम 8th की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंतर्गत अब इतिहास का हम चर्चा करने जा रहे हैं। इतिहास पर चर्चा करेंगे और इतिहास के अंतर्गत आज हम पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ ये डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो भी अपने एनसीईआरटी की किताबें हैं हम बार बार आपको जो प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं, तब भी जब भी हमें मौका मिलता है वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसके लिए एक ही रीज़न होता है कि ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जो है एजुकेशन से जोड़ा जा सके, अधिक से अधिक हम अपना योगदान जो है शिक्षा के अंदर दे सकें। तो हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप सभी भी जो भी वीडियो को देखते हैं वो वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो आप अपने बच्चों से, आप अपने साथियों के अंदर वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और हम भी जो है आगे और थोड़े सा अच्छे से आप सबको जानकारियाँ उपलब्ध करा सकें। क्योंकि जितनी भी हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं वो सभी किताबें हमें एक प्रकार से जो बेस तैयार करने की, हमारा जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तरह से जो बेस तैयार करने के, उनका एक आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम इसके अंतर्गत कैसे, कब और कहाँ ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो बनता है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, इतिहास जो होता है ये काफ़ी समय पहले इतिहास को हम एक तरह से जो तारीखें होती हैं तारीखों का पर्याय मानते थे। इतिहास को तारीखों का एक पुलिंदा मानते थे कि इतिहास के अंदर हमें बहुत सारी तारीखें हैं वो रटनी पड़ेंगी। लेकिन आज तारीखें, जो इतिहास है, इतिहास का टॉपिक थोड़ा चेंज हुआ है। इतिहास आज तारीखों का न रह कर के घटनाओं से संबंधित सब्जेक्ट, एक विषय है वो बन गया है। इतिहास को रुचिकर बनाने की इतिहासकारों की जो पहल चली हुई है उसके अंतर्गत ही तारीखों को कब महत्व दिया जाना चाहिए। तारीखें तभी महत्वपूर्ण होती हैं जब उनके साथ जुड़ी हुई कोई घटना महत्वपूर्ण होती है। तो इन्हीं के संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक वक्त था जब इतिहास तारीखों का एक तारीख के जादू के अंदर खोए रहते थे। इतिहासकार जो हैं वो तारीखों के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, तारीखों को खोजने में लगे रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध लड़ा गया, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। इन पर जो गर्मा गर्म जो लोगों की चर्चाएं होती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय मान लिया जाता था। यानी आम लोग इतिहास से इसलिए डरते थे क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारे तारीखें, बहुत सारे ईयर्स को याद करना पड़ता था, बहुत सारे वर्ष को याद करना पड़ता था, जिससे कि इतिहास एक उबाऊ लगता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई। तो भैया उबाऊ क्यों है? उबाऊ इसलिए है क्योंकि हमें तारीखों को रटना पड़ता था और तारीखों को रटने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा कोई जादू नहीं है कि वो किसी के दिमाग के अंदर बैठ जाए। बस तारीखें रटते चले जाओ, तारीखें रटते चले जाओ। इतिहास के अंदर अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, हमें इतिहासकार बनना है, तो तारीखों का विशेष महत्व जो है वो आज जो हमारे सामने आ रहा है, ये गौण था उस समय। ये इसको महत्व नहीं दिया जाता था, तारीखों को महत्व दिया जाता था, घटना विशेष को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो ये धारणा कहाँ तक सही है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा जाता है। क्या प्राचीन समय की जो धारणा थी तारीखों का इतिहास का पुलिंदा माना जाता था, पर्याय माना जाता था, या आज जब घटनाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, ये सही है? तो इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ये होता है।
भाई इतिहास चाहे कोई कैसा भी है, विभिन्न प्रकार के जो समय समय पर, जैसे कि अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों का इतिहास हो गया, फ्रांसीसी आए फ्रांसीसियों का इतिहास हो गया, पुर्तगाली भारत में पुर्तगालियों का इतिहास हो गया, डच लोग आए भारत में आए तो डचों का इतिहास हो गया। तो इतिहास जो है अलग अलग समुदायों का, अलग अलग संस्कृतियों का एक लेखा जोखा होता है। तो इसमें किसी प्रकार का हमें कोई संदेह नहीं है। इसका संबंध तो इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें आज जो बदलाव आए हैं वो कैसे बदलाव आए हैं। इन्हीं यानी वर्तमान को अतीत से जोड़ना इतिहास कहलाता है। आज जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को अतीत के साथ जोड़कर जो विकास की जो सीढ़ी दर हम चढ़ते जा रहे हैं, उस विकास के क्रम को जानना ही इतिहास है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लग जाते हैं। हम पहले या बाद में इन दो शब्दों के इर्द गिर्द अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देते हैं। पहले ये था, पहले ऐसा नहीं था, आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया हो गई, आज जो है लोग जो हैं मोबाइल के अधीन हो गए। पहले लोग चर्चाएं करते थे, आपस में उठने बैठने का समाज के अंदर भाईचारा था। आज किसी के पास मोबाइल है तो पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसके मुंह को ताकता रहता है, मोबाइल से नज़र नहीं हटती। आज ये जो परिवर्तन है, आज ये जो देखिए जहाँ पर ये विकास हुआ है वहीं पर कहीं ना कहीं संस्कृतियों का भी विनाश हुआ है। हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी आई है। जैसे कि हम इसको जोड़कर देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। ऐतिहासिक सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? क्योंकि उनका महत्व आज के संदर्भ में बहुत अधिक बढ़ गया है। प्राचीन संदर्भ में जो प्राचीन समय में चीज़ें थी उनका महत्व था, आज के संदर्भ में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका महत्व है। जो चीज़ों का स्वाभाविक मानकर चलते हैं, हम आज जिन चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये वक्त है भाई, और वक्त बदलता रहता है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन हमेशा चलने वाली सतत प्रक्रिया है। और ये परिवर्तन प्राचीन समय में भी चलता था, आज भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। लेकिन हम सबके सामने कभी ना कभी अचंभे के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो वाकई ऐतिहासिक सवाल होते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि अगर जो खोजने लगें तो उनकी गहराइयाँ बहुत नीचे तक चली जाती हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल से, जो अंग्रेज़ों के दौर से चाय का चलन शुरू हुआ। हम बोलते हैं अंग्रेज आए अंग्रेजी छोड़ गई, अंग्रेज आए चाय छोड़ गई। अरे भाई, चाय का प्रचलन तो अंग्रेज़ों के आने से पूर्व, चाय का प्रमुख उत्पादक देश चाइना, हमारा पड़ोसी देश, और चाइना के साथ हमारे पौराणिक संबंध हैं। चाइना कभी भारत के हिस्सा हुआ करता था, भारत के संपर्क में रहता था। तो इस प्रकार से, क्योंकि रेशम मार्ग का आप इतिहास के अंदर वर्णन करेंगे, इतिहास के अंदर जानेंगे रेशम मार्ग, और चाइना जैसे कि चाइना मिट्टी के जो बर्तन हैं, तो चाइना के साथ तो हमारा प्राचीन समय से काफ़ी संबंध रहा है। तो इसलिए हम अंग्रेज़ों को इस बात का दोष क्यों देते हैं? अंग्रेज चाय छोड़ गए। देखिए, अंग्रेज़ों ने तो चाय का व्यापार कहाँ से शुरू किया? अंग्रेज़ों ने तो चाइना के साथ चाय का व्यापार किया था। अंग्रेज़ों ने चाइनीज़ लोगों को अफ़ीम की लत डाली ताकि हम उनके साथ चाय का व्यापार कर सकें, ताकि हम उनसे चाय खरीद सकें। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर आप ऐसे ही झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। ये बात भी हमारे दिमाग में तभी आती है कि 1853 के अंदर जब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान मुंबई और ठाणे के बीच जो 34 किलोमीटर लंबी रेल चली थी, शायद भारत के अंदर तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये बात सही है कि रेलवे का विकास हम वहीं से मानते हैं। बट उससे पहले क्या रेलवे नहीं था? क्या रेलें नहीं चलती थी? उससे पहले भी रेलें चलती थी। हाँ, ये बात सही है कि भारत में प्रथम रेल 1953 के अंदर मुंबई और ठाणे के बीच जो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो चलाई गई थी मुंबई के अंदर।
तो रेलगाड़ी से बाहर झाँकते हुए ये भी सवाल उठता है हमारे दिमाग के अंदर, रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे। तो साथ ही साथ हमारे जहन में के अंदर ये भी सवाल आता है कि जब रेलगाड़ी का विकास नहीं हुआ था तो उस समय लोग यात्राएं कैसे करते थे, दूर दूर के क्षेत्रों में कैसे जाते थे। तो सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए भी हमारे दिमाग के अंदर ये उत्सुकता बनती है कि जिस समय अखबार नहीं छपते थे तो लोगों के सामने रोज़मर्रा के जो समाचार हैं, इन समाचारों की जानकारियाँ या विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं, ये लोग कैसे प्राप्त करते थे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम एक मानचित्र के माध्यम से उपनिवेशवाद भी क्या है इसका भी वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक डिस्कशन दिया हुआ है चित्र 1 के अंदर। ब्राह्मण लोग जो है ब्रिटेनिया किसको बोला जाता है, जो ब्रिटेन की महारानी है उसको ब्रिटेनिया बोला जाता है, तो उसको शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा ये चित्र तैयार किया गया है। पहले नक्शे का आवरण ये 1782 के दौरान रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर हमने देखिए जाना था। जो रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स हैं, ये लोग भारत के अंदर सर्वप्रथम आए थे और 1773 के अंदर किस प्रकार से वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो उस दौरान का समय है ये। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंप दिया था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगा कि यदि हम भारत के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, भारत के लोगों को अपने अधीन करना चाहते हैं, तो भारत का नक्शा तैयार करना बहुत ज़रूरी है। भारत का नक्शा क्यों तैयार किया जाना ज़रूरी था? क्योंकि भारत का नक्शा तैयार होगा तो अंग्रेज लोगों को भारत के लोगों की जो दिनचर्याएं हैं, भारतीय लोगों की जो संस्कृतियां हैं, भारतीय क्षेत्रों के अंदर विभिन्न जो क्षेत्र हैं, कहाँ पर किस किस प्रकार की संपदा पाई जाती है, कहाँ पर विकास संभव है, कहाँ से हमें ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि अंग्रेज लोगों का मुख्य लक्ष्य इनकम को कमाना था, पैसा कमाना था। उनको भारतीय विकास से कोई मतलब नहीं था, भारतीय विकास से कोई लेना देना नहीं था। ये उनका प्रमुख उद्देश्य था और ये केवल और केवल भारतीय क्षेत्रों का मानचित्र बना करके, उनके रेखा चित्र बना करके, वहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ थी, वहाँ के लोगों का जनजीवन था, उसको कैसे प्रभावित किया जाए, इन सभी चीज़ों का अवलोकन करके तभी इन लोगों को जो है अपने अधीन किया जा सकता था। तो इस काम के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जो रेनले जी थे जो चित्रकार, उनको ये काम सौंपा हुआ था। तो इस तस्वीर में देखिए क्या दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपना प्राचीन पवित्र ग्रंथ, जैसे ब्रिटिश सत्ता की जो प्रतीक है ब्रिटानिया, उसको सौंप रहे हैं। यानी हम स्वेच्छा से अब हम जो ब्रिटेन है उसके अधीन होना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आओ हमारी रक्षा करो, हम उनसे अपनी रक्षा करने का आग्रह कर रहे हैं, जो कि अंग्रेज़ों की एक चाल थी, अंग्रेज़ों की सोची समझी चाल थी, ताकि भारतीय लोगों के जेहन के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके जेहन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर इस प्रकार की बातें भरी जा सकें कि हमारे पूर्वजों ने ही हमें अंग्रेज़ों के अधीन किया है। तो ये देखिए, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय से चली आ रही होती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था, और चाय पीना कब से शुरू किया इसके लिए तारीख हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसका स्वाद धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ा, फिर लोगों ने सुबह सुबह चाय पीना शुरू किया होगा। पहले किस व्यक्ति ने किया, कब किया, ये बिल्कुल ज्ञात नहीं है। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि निर्धारित कर पाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। अंग्रेज जो स्टार्टिंग में क्या बन करके आए थे, एक व्यापारी के तौर पर, जिनको स्टार्टिंग में खदेड़ दिया गया था, भारत के अंदर इनको टिकने नहीं दिया था। यहाँ पर जब अंग्रेज आए औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, तो औरंगजेब ने जब इन्होंने
वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह सेटअप करनी चाहिए कलकत्ता के अंदर। जो कासिम बाज़ार है, तो वहाँ पर जब औरंगजेब का जो सेनापति था, सेना लेकर इनके पीछे भागा, तो ये समुद्रों के अंदर जाकर छिप गए थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने गलती को एहसास किया कि इस प्रकार से सोए हुए शेर को जगाना या सांप के बिल में हाथ डालने से अच्छा है कि हम पहले उसकी कमजोरियों को भापें। उनकी कमजोरियों को पकड़ने के बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने किस प्रकार से जो शिकंजा कसना शुरू किया, वो धीरे धीरे आप इसके अंदर जानेंगे। देखिए, तो इस तरह ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी हम कोई तारीख निर्धारित नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस तारीख से शुरू हुआ, किस दिन से शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना बड़ा मुश्किल है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं और ऐसे में देखिए क्या होता है, हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। जब ये बदलाव दिखाई देने शुरू हो जाते हैं तो हम उनके बारे में चर्चा करने लग जाते हैं, उनके बारे में जो बातें होनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? भाई, जब हमें चाय कब से लोगों ने पीना शुरू किया, अंग्रेज़ों का शासन कब से, जो अंग्रेज़ भारत में आए वो इन्होंने अपना आधिपत्य शुरू किया, जब हम इन चीज़ों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं तो फिर तारीखों के पीछे लोग क्यों पागल? इस जुड़ाव की एक वजह ये है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास मान लिया जाता। एक समय ऐसा था जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे तो उन युद्धों को ही इतिहास माना जाता था। ये एक दौर था ऐसा। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब मारा गया, कब उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथियां बताई जा सकती हैं, लेकिन एक जो लंबे समय से चली आ रही घटनाएं हैं उनके लिए तिथियां बताना नामुमकिन ही नहीं, काफ़ी कठिन है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रह सकता है, लेकिन जैसा कि एक संस्कृति का परिवर्तन होता है उसमें कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लग गए हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह का प्रकार से बदले, किस प्रकार से बढ़े, किस प्रकार से इनका विकास हुआ। ये सभी चीज़ों के मुद्दे जो हैं आज इतिहासकारों के एक तरह से टॉपिक बन गए हैं, विषय बन गए हैं, जिनके इर्द गिर्द लोग अपने जो स्टडी है, अपना जो अध्ययन है उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए एक विज्ञापन का ये दे रखा है। यहाँ पर विज्ञापन में देखिए, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन्स टी, कॉफ़ी एंड लिप्टन्स प्रोविजंस। यहाँ पर जो ड्यूक है, इसको जो महारानी का पुत्र है उसको गद्दी पर घोड़े पर बैठा कर ये चाय पर जो एक विज्ञापनों की एक पसंद और नापसंद होती थी। जैसा कि हम आगे जब भारतीयों के संदर्भ में बात करेंगे तो व्यापारियों ने किस प्रकार से भारतीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारतीय देवी देवताओं के जो चित्र है वो छापने शुरू किए। तो देखिए, पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाज़ार किस तरह से तैयार होता है, किस तरह नई रुचियाँ चलन में आती हैं। 1922 के अंदर ये देखिए 1922 यानी हमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 1922 के अंदर लिप्टन टी का जो एक तरह से देखें तो चलन बढ़ गया था। चाय के लिए तैयार किया गया ये चित्र है। यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग ही
शाही लोग यही चाय पीते हैं क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया से संबंधित है। तो दुनिया भर के जितने भी राजघराने के लोग हैं वो लिप्टन चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। यानी भारतीय महल भारतीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, आगे जो आर्थर है वो अंग्रेज़ों को इसकी तरफ आकर्षित करने का, यानी एक ट्रेंड बना दिया गया था। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कन्नौज की पदवी दी गई थी, ड्यूक ऑफ कन्नौज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि ड्यूक ऑफ कन्नौज की उपाधि किसको दी गई थी, ड्यूक ऑफ कन्नौज की पदवी किसको दी गई थी। तो ये राजकुमार आर्थर को दी गई थी। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि राजकुमार आर्थर किसका बेटा था, तो रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा था ये। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए तारीखों के महत्व के बारे में थोड़ा सा वर्णन आज और कर लेते हैं। चलिए, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। देखिए तारीखें महत्वपूर्ण कब होती हैं, क्यों तारीखों को हम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, तैयार करते हैं, वे अपने आप में तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि उन घटनाओं से, उन तारीखों के साथ कुछ घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लग जाते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों के संदर्भ में हम बात करें तो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी वो अंग्रेज़ों के भारत के अंदर इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। और उससे भी महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई 1764 बक्सर की लड़ाई। ये क्योंकि ये ईयर हैं, ये उस घटना से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखों का महत्व भी बदल जाता है, तारीखें भी अपने आप बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखने, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण माना। ये इतिहासकार प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ये यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो जनरल वारेन हेस्टिंग्स हैं ये कौन से नंबर के गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है और अंतिम जो वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, इनके साथ ये ख़त्म हो जाता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल के, जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स हो गया, वेल्जली हो गया, बेंटिक हो गया, डलहौजी हो गया, आपका कैनिंग हो गया, लॉरेंस हो गया, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और सभी की अपनी अलग अलग गतिविधियां हैं, सभी के अपने अलग अलग कर्तव्य हैं, जिन्होंने जो काम किए उनके आधार पर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये अंग्रेज इतिहासकारों के संदर्भ में बात की जा रही है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने किन के बारे में लिखा, उनके अधिकारियों के बारे में लिखा। उन अधिकारियों को भारतीयों से सुपीरियर, भारतीयों से उत्तम दिखाने की कोशिश की। इस इतिहास में अंग्रेज जनरलों और वायसरायों का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला छाया रहता है। इस इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों के, इन गवर्नर जनरल्स, उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। ऐसा माना जाता था मानो उनके जीवन से बाहर कोई था ही नहीं, भारतीय लोगों का कोई महत्व था ही नहीं। समझिए, अगर भारतीय लोगों का कोई महत्व नहीं था तो अंग्रेज लोग भारत में क्या लेने आए। भारतीय चीज़ों का कोई महत्व नहीं था तो अंग्रेज लोग भारत में किस लिए आए। इतने समुद्रों को पार करके भारत में क्या लेने आए। भारतीय चीज़ों का भाई कोई महत्व तो है ही नहीं, भारतीय संस्कृति का कोई महत्व नहीं, भारतीय लोगों का कोई महत्व नहीं, तो अंग्रेजों ने भारत को क्यों गुलाम बनाया। सीधी सी बात है कि जो इतिहासकार जिस देश का है वो अपने देश की परंपराओं को, अपने देश के अधिकारियों की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को दूसरे देश के नीतियों पर थोपने के लिए अच्छा बनाएगा, तभी उस इतिहासकार की आजीविका चल पाएगी। तो कुछ इतिहासकार
अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए जिन राजाओं के पास रहते थे, जिन शासकों के पास रहते थे, उनकी बढ़ चढ़ करके वो प्रशंसाएं भी करते थे। तो ऐसा नहीं था कि इन लोगों के जीवन से बाहर कोई चीज़ नहीं थी, उनसे महत्वपूर्ण कोई था ही नहीं। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन गया। यानी आप छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक, +2 क्लास के, इवन आप जो MA MPhil करते हैं, दर्शन शास्त्र करते हैं, वहाँ तक इनका इतिहास एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। बस फ़र्क इतना आता है कि उनकी एक्सप्लेनेशन, उनको विस्तार से वहाँ पर समझाया दिया जाता है। जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड अप होता चला जाता है, जैसे जैसे हमारे क्लास में पदोन्नति होती चली जाती है, इनको हमें अधिक विस्तार से जानने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते क्या? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह या वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट लेते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? यानी आप महाभारत को देखते हैं, महाभारत 18 अध्यायों के अंदर है। आप रामायण को देखते हैं, वो कांडों के अंदर कोई सुंदर कांड है, कोई आपका लंका कांड है, कोई विभीषण कांड है, कोई अग्निकांड, धनुष कांड है। इस प्रकार के जो कांड हैं, सुंदर कांड, वन कांड, ये जो अध्याय अलग अलग, क्योंकि लोगों की जानकारी के लिए, अच्छे से टॉपिक को, अच्छे से उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इनको टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस अध्याय में हम कुछ सामंजस्य बैठा सकें, यानी उनका लिंक बना सके, एक अध्याय का दूसरे अध्याय के साथ उसको जोड़ कर देख सकें। इसका मकसद कहानी को इस तरह से लोगों के सम्मुख लाना होता है कि उसे आसानी से लोग समझ सकें, याद रख सकें। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होते हैं, उस कहानी को रुचिकर बनाने में मददगार होते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में मददगार होते हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनके लिए कोई वहाँ जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? क्या भारतीयों का कोई महत्व नहीं? क्या भारतीय राजा लोग वहाँ पर नहीं थे? जाहिर सी बात है, हमें अपने इतिहास के लिए एक अलग खाका तैयार करना पड़ेगा। हमें अपने इतिहास के लिए अलग से जो है अध्याय जोड़ने पड़ेंगे, उनके बारे में अलग से डिफाइन, उनकी नीतियों को उजागर करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था गवर्नर जनरल्स के संदर्भ में, यदि हम भारतीय राजाओं के बारे में लिखना शुरू करेंगे तो उन तारीखों का महत्व जो है समाप्त हो जाएगा। वो तारीखें हमारे लिए गौण हो जाएंगी, महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बन करके आए थे, इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों को, उनकी जीवनियों में, उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था ताकि भारतीय लोगों से उनको ऊपर दिखाया जा सके, भारतीय लोगों पर उनकी सुपीरियरिटी को शो किया जा सके। तो आज हमने ये जाना कि तारीखों का महत्व क्या है, तारीखें क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कोई विषय बदल जाता है तो तारीखों का महत्व क्यों बदल जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अवधियाँ कैसे तय की जाती हैं, यानी तारीखें कैसे, समय कैसे निर्धारित किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।